Hey friends, welcome back to my channel. I'm back with a very new and updated international update जहां हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, जिसका 46 सेशन अभी हाल ही अगर हम कहें वेडनेसडे को हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ये है क्या। तो जैसा कि हेडिंग में ही है, इंडिया ब्लास्ट एट पाकिस्तान एंड टर्की। इसका मीनिंग ब्लास्ट से वो वाला नहीं है, राइट ऑफ रिप्लाई के थ्रू जो की फोकस थी इंडिया की वो इन दो कंट्रीज़ पे ही थी, और क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इंडिया को इन दोनों को करारा जवाब देना पड़ा। तो ये सेशन ये काउंसिल जो हुई थी, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या। तो सबसे पहली चीज़, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया था, तो पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एट इंटरनेशनल लेवल। लेकिन वो उस चीज़ में फेल हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है जो लीग ऑफ नेशन की कमियों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। सबसे बड़ी कमी लीग ऑफ नेशन की ये थी कि उसमें यूएसए का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो लैकिंग ऑफ यूएसए ये एक बहुत ही मेजर रीज़न रहा लीग ऑफ नेशन के फेलियर का। हालांकि एकमात्र रीज़न यही नहीं था, और भी कई सारे वजह थी, बट वन ऑफ द रीज़न ये भी था। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ। उसके अंदर कई सारी बॉडीज़ आती हैं, लाइक लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी मोर। उसी में से एक है ह्यूमन राइट काउंसिल, जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ह्यूमन राइट्स को लेकर के। वो इंटरनेशनल लेवल पे देखती है इस चीज़ के बारे में। इसकी ऑफिस कहाँ है? जेनेवा में है। काउंसिल की अगर हम बात करें कितने मेंबर स्टेट्स हैं, तो 47 है, यानी कि नीड नॉट, ये नेसेसरी नहीं है कि सभी मेंबर इसके पार्ट हों। ये ऐसा ज़रूरी इसमें नहीं है। इलेक्शन कहाँ से होती है, इलेक्टेड कैसे होते हैं ये? तो जनरल असेंबली, जो 6 बॉडी होती है मेन, उसमें से जनरल असेंबली वन ऑफ द 6 ऑर्गन है। वो ये तय करती है कि इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर स्टेट्स होंगे। और शुरुआत तौर पे जब इसका क्रिएशन हुआ था, तो ऐसा प्रपोजल रखा गया था कि हर 5 साल पे इसके पूरे वर्किंग को एनालाइज किया जाएगा, या अगर हम कहें रिव्यू किया जाएगा, इस तरीके की बात की गई थी। तो ये तो हो गया एक थॉरो इंट्रो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। अब बात करते हैं मेजरली हुआ क्या था। सबसे पहली चीज़, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारी तरफ से, यानी भारत की तरफ से, सीमा पुजानी जो इंडियन सेकेंड सेक्रेटरी हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूएन, उनकी तरफ से हमारा कंसर्न रखा गया था। जहाँ पे अगर हम कहें कि इंडियाज़ राइट ऑफ रिप्लाई इस काउंसिल में जो थी, वो की फोकस पूरा पाकिस्तान पे था। जहाँ पे पहली बार भारत ने उमर सईद का एक्विटल जो हुआ था उसके इशू को रेज़ किया था। और ये है कौन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ अगर मैं आपको ये पिक दिखाऊँ, ये जो आप पिक देख रहे हैं ये उन्हीं की पिक है। और भारत ने अभी फ़िलहाल पहली बार इस चीज़ पे बात की थी, और उनका कहना है कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, इनकी रिहाई करके। तो ये उमर सईद हैं कौन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उमर सईद बेसिकली एक ब्रिटिश टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के, ठीक है। इंडिया प्रिजन में भी वो काफ़ी टाइम रह चुके हैं, क्योंकि 1994 में जो किडनैपिंग हुई थी वेस्टर्न टूरिस्ट की इंडिया में, वो भी इन्हीं के थ्रू, इन्होंने ही किया था उसे। तो इसकी वजह से वो प्रिजन में इंडिया में भी रह चुके हैं। लेकिन 1999 में जो इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट 844, आप सबको याद ही होगा, जो हाईजैक कर लिया गया था तो तालिबान की सपोर्ट से, तो यहाँ पैसेंजर की एक्सचेंज की बात की गई थी। लाइक 1994 में वो किडनैपिंग जो हुई वेस्टर्न टूरिस्ट की, वहाँ वो किडनैप हुए, जेल में गए। उसके बाद 1999 में जो फ़्लाइट हाईजैक हुई, उन दोनों के एक्सचेंज में हुआ कि पैसेंजर्स को हम छोड़ेंगे और आप उधर से उन्हें छोड़िए। तो ये चीज़ हो गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली ये जो एक्विटल की बात इंडिया ने रेज़ की है, वो इस चीज़ की नहीं है। वो 2002 की बात है, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर डैनियल पर्ल का किडनैप किया गया और उनकी मर्डर की गई।
तो उस वक्त पाकिस्तानियों ने अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, बट बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो इसी चीज़ का मुद्दा उठाते हुए सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एंड कंटिन्यूअसली मतलब मिसयूज़ करता रहा है वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स को इन फील्ड में। तो ये मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस टर्म में अगर हम देखें जो इंडिया ने रेज़ किया था। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, ये सारी चीज़ें इश्यूज़ क्यों रेज़ की गई थी, इसके पीछे था कि पाकिस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा है कश्मीर इशू को रेज़ करने का। तो अभी भी यही हुआ था जब राइट काउंसिल आई, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान ने, जो अगर हम कहें आउट ऑफ हैबिट है उसकी, उसने फिर से कश्मीर का इशू रेज कर दिया था। उसी को जवाब देने के लिए भारत की तरफ से कुछ बहुत ही अहम मुद्दों को उठाया गया था, जिसमें से एक बहुत ही अहम मुद्दा था उमर सईद का एक्विटल। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। दूसरी नई चीज़ जो यंग इंडियन डिप्लोमेट ने हाईलाइट की थी वो थी वायलेंस और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो पाकिस्तान माइनॉरिटी इंक्लूडिंग क्रिश्चियन, सिख और ये सब फेस कर रहे हैं, उनको लेकर के भी चीज़ें उठाई गई थी। अगर हम देखें तो माइनॉरिटी में वुमेन माइनॉरिटी अराउंड 1000 मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ उनका, ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी गई, और ये हर साल का रिकॉर्ड है। और ये किसी और का नहीं कहना है, ये पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन जिसने सर्वे किया था उन्हीं का कहना है कि अगर हम एस्टिमेट लें तो 1000 वुमेन हर साल फोर्स कन्वर्जन होता है उनका, ज़बरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है। तो कहाँ से हुआ राइट इस्टेब्लिशमेंट? तो ये कहीं से भी नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ही, अगर हम कहें तो मतलब अनएक्सेप्टेबल टाइप की ये बात है कि पाकिस्तान खुद जो वो काम कर रहा है उस पर ध्यान देने की बजाय वो दूसरे कंट्री जो कि इंटरनल मैटर है उस पर उसका फोकस कुछ ज़्यादा है। तो ये थी सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट में है कि इंस्टेंस ऑफ रिप्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट। दो ह्यूमन राइट डिफेंडर का नाम गुलेला इस्माइल और इद्रिस खटक, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम हैं इन फील्ड में। बिकॉज यहाँ क्या हुआ था कि गुलेला इस्माइल अभी फ़िलहाल यूएस में हैं और वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बट जब उनको लगा कि उनकी लाइफ डेंजर में है तो वो यूएस चली गई, और जैसे ही वो यूएस गई उनके फादर मोहम्मद इस्माइल को अरेस्ट कर लिया गया अंडर द टेरर चार्जेस, और वो अभी जेल में ही हैं। दूसरा नाम आता है इद्रिस खटक। इद्रिस खटक क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया है ना, वहाँ पे जो लोग मिसिंग हो रहे थे, डिसअपियरेंस जो हो रही थी वहाँ की, उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। और नवंबर 2019 से वो खुद ही गायब है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि कहाँ है ये किसी को नहीं पता, बट हाल ही में उन्हें सिर्फ अपनी बेटी से मिलने की परमिशन दी गई थी, बट वो है कहाँ इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान हमेशा से ही होम रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेररिस्ट एंटिटीज़ का या इंडिविजुअल कहें अगर हम पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह के मुद्दे जो उठाए गए हैं इनकी तरफ से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिप्लाई था जो पाकिस्तान की तरफ से मुद्दा उठाया गया। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की बात है। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की जो बात थी वो ये है कि तुर्की ने साइप्रस का नॉर्दर्न पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। और मतलब इंडिया का कहना है कि जिस कंट्री ने अपनी ही सिविल सोसाइटी को पूरा ट्रैम्पल कर लिया है, वो हमारे चीज़ पे क्यों सवाल उठा रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो ह्यूमन राइट सिचुएशन जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है, इंडिया ने बहुत ही स्लैम तरीके से किया है, तुर्की को रिमार्क्स दिए हैं लाइक कि वो हमारा इंटरनल अफेयर है, जो कि कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए कि हमारे इंटरनल मैटर में यू आर नो वन टू इंटरफेयर। और इसी के कंसर्न में उन्होंने इस चीज़ को फोकस करने को कहा है, एडवाइस दी है कि जो उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन में जो इम्प्लीमेंट किया है प्लीज़ उस चीज़ को वो प्रीच करे। बिकॉज नॉर्दर्न पार्ट जो आइलैंड की है, यहाँ आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग दी गई है इसके उस तरफ का एरिया पूरा टर्किस ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उसको वही टर्किस ही कंट्रोल कर रही है।
एंड इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी अटेम्प्ट्स किए गए थे, बट सब कुछ अनसक्सेसफुल रहा। और आज भी टर्किश आर्मी एक बहुत ही लार्ज फोर्स नॉर्दर्न साइप्रस में मेंटेन करती आ रही है। तो ये था होल मैटर, क्यों तुर्की और पाकिस्तान को सुनना पड़ा इंडिया की तरफ से, बिकॉज इंडिया यहाँ गलत नहीं था। एंड इंडियन डिप्लोमेट ने काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ही अहम मुद्दों को हाईलाइट किया था। पाकिस्तान पे खास फोकस रहा, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान फेस नहीं कर रहा, लाइक वहाँ के इंडिविजुअल्स फेस कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया पे वो जो ब्लेम लगा रहे हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो कश्मीर उनका मैटर नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, इंडिया ने जो भी स्पेशल स्टेटस को चेंज किया है नहीं किया है, वो वहाँ के इंडिविजुअल की राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही किया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत की जा रही है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि सारी फैसिलिटी सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुँचे, और ऐसा अभी नहीं हुआ है। स्पेशली पास्ट में भी देखें तो तुर्की हमेशा कश्मीर का ही साइड लेता आ रहा है इन सब मैटर्स में, बट स्पेशली जब ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर की हटाई गई थी, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही यूएन में, स्पेशली यूएन के काउंसिल्स में जब भी मीटिंग होती है, वहाँ पे तुर्की पाकिस्तान का ही साइड लेता है ओवर द कश्मीर इशूज़। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपने देखा कि पाकिस्तान में कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। मतलब इससे हमें एक आइडिया लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे स्टेट राइट्स के मामले में अगर हम देखें तो कहाँ स्टैंड करते हैं, एंड इंडिया इज़ फार फार एवर फ्रॉम देम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड बहुत अच्छे से समझ भी आया हो। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।